प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी आगामी बीएड की परीक्षा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सभी आपके जो विषय है, चाहे वो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस हो, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिकल साइंस हो, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस हो, पेडागोजिकल ऑफ सोशल साइंस हो, पेडागोजिकल ऑफ हिंदी हो, पेडागोजिकल ऑफ कॉमर्स हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी विषयों में ये आता है। तो हम आज बात कर रहे हैं शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अर्थात जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो किसने दिया था? ब्लूम्स थे, प्रोफेसर, उन्होंने प्रतिपादित किया था। और यह इन्होंने 1956 में प्रतिपादित किया था, जो संज्ञानात्मक पक्षों का वर्गीकरण है, जो कॉग्निटिव डोमेन से उनका वर्गीकरण है। इसके बाद 1964 में प्रोफेसर क्रैथवेल थे, उन्होंने भावात्मक पक्षों का वर्गीकरण दिया। फिर इसके बाद 1970 में किल्वर, J.R. किल्वर, इन्होंने क्रियात्मक पक्षों का वर्गीकरण दिया। जो क्रियात्मक पक्ष हैं उनके वर्गीकरण को प्रतिपादित किया। यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी शब्द है, वैसे तो ये एक जीव विज्ञान का शब्द है, लेकिन इसको इस शब्द की जो व्याख्या है या इसकी जो प्रमाणिकता है उसके आधार पर अब इसको वर्गीकरण के लिए भी प्रयुक्त किया जाने लगा है। तो यहाँ पर हम प्रोफेसर ब्लूम्स थे, उनके शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये आगे जानते हैं शैक्षिक उद्देश्य क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है क्या क्या। संज्ञानात्मक पक्ष है 1956 में जो B.S. ब्लूम थे उन्होंने इसके बारे में वर्गीकरण किया। भावात्मक पक्ष का 1964 में क्रैथवेल थे, उन्होंने वर्गीकरण किया। और क्रियात्मक पक्ष का 1970 में किल्वर ने किया था। तो सबसे पहले हम जो B.S. ब्लूम है उसके बारे में, जो उनका संज्ञानात्मक डोमेन्स हैं या कॉग्निटिव डोमेन्स हैं उसके बारे में जानते हैं। संप्रत्यय निर्माण, संप्रत्यय निर्माण का तात्पर्य क्या है कि हम बच्चों को जो भी ज्ञान देते हैं वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, यानी उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कराते हैं। जब वह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर बच्चे का जो ज्ञान है वो बोध स्तर पर पहुंच जाता है, यानी वह उसको अच्छे से समझने लगता है। फिर उसके बाद हम तथ्यात्मक ज्ञान, यानी वह तथ्यों के द्वारा उसको समझता है। फिर उसका बौद्धिक कौशल, यानी उसकी बुद्धि में कौशलों का निर्माण होता है। कौशल आप जानते हो, कोई भी कार्य करने की एक क्षमता जो अच्छे तरीके से कर सकते। यदि हम ये कहें कि जो कौशल है वो क्या है, तो योग है, जो कोई भी कार्य है उसको हम कौशलता से कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए एक दीवार को पेंट करना है, एक पेंटर है वह उसको दीवार को पेंट करे और एक आम आदमी करे, तो आम आदमी जो पेंट करेगा वह उसमें उस प्रकार की शाइनिंग नहीं ला पाएगा जो एक कुशल कारीगर है, या उसकी पेंट है उसको खराब नहीं होने देगा। तो यही हमारा जो बौद्धिक कौशल है। अब इसमें इन्होंने जो वर्गीकरण किया है उसके लिए उन्होंने पद लिए हैं सामान्य से जटिल की ओर, यानी हम किसी बच्चे को जो बताना चाहते हैं वह हमारा ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसको सामान्य से जटिल की ओर ले जाएं। यानी सबसे पहले हम सामान्य बातों को बताएं, सरल बातों को बताएं। जब सरल बातों को बताएंगे तो वह समझ लेगा, समझते समझते हम उसको जटिलता की ओर ले जाएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर, अर्थात हम पहले वस्तुओं को दिखाकर उनको सिखाएं, फिर उनको जब वो देख लेंगे, देखने के बाद जब हम उनका नाम लेंगे तो वह अमूर्त वस्तु को, यानी वह उसके सामने नहीं है फिर भी वह उसको महसूस कर सकता है। यदि हमने पहले उन वस्तुओं को नहीं दिखाया तो फिर वह हम अमूर्त बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो इन्होंने जो पॉइंट लिए हैं 6 जो संज्ञानात्मक विकास डोमेन है, उन संज्ञानात्मक डोमेन को जो प्रोफेसर ब्लूम्स थे उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले है ज्ञान, नॉलेज, यानी हम बच्चों को, हमारा जो ये भाग है इसमें हम बच्चों को जो ज्ञान के अंतर्गत हम क्या देते हैं, जैसे उनको परिभाषाएं बताएंगे, सिद्धांतों को बताएंगे, यानी हम उनको सिर्फ बताएंगे या एक तरीके से कह सकते हैं कि रटाएंगे। फिर जब उसको ये चीज़ ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारा प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम उसको बोध स्तर पर ले जाएंगे, यानी अब हम उन परिभाषाओं को समझाएंगे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा, प्रयोग के द्वारा। फिर उसकी जब वो बोध कर लेता है तो प्रयोगात्मक उद्देश्य पर हम आते हैं, यानी जब उसके बोध में वो चीज़ उतर जाती है और हम प्रयोगों के माध्यम से उसको समझाते हैं तो फिर वह प्रयोगात्मक ज्ञान उसके प्राप्त कर लेता है, तो वह उसको प्रयोग के द्वारा भी प्रमाणित कर सकता है। फिर उसके बाद आते हैं हम विश्लेषण पर। विश्लेषण क्या होता है? एनालिसिस। कोई भी टॉपिक जब बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से
थोड़ा लंबा है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको आसानी से समझा पाते हैं। फिर उसके बाद आता है संश्लेषण। अब हम जब टुकड़ों में किसी चीज़ को तोड़ दिया तो बच्चों को जो ज्ञान है वह उसको एक संश्लेषित रूप में लिखना भी है या उसको अपने पास समाहित भी रखना है, तो समाहित रखने के लिए हम उसका संश्लेषण भी करते हैं, यानी जो हमने तोड़ तोड़ कर बच्चों को बताया था उसको अब एक जगह इकट्ठा भी कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है सबसे बाद में मूल्यांकन। मूल्यांकन एक ऐसा बिंदु है जिसके बिना हमारा सारा काम अधूरा है, यानी यहाँ तक हमने जो काम किया था वो अधूरा है और ये काम पूरा करते ही ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे जानते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ज्ञानात्मक पक्ष का विश्लेषण हम पहले ही कर चुके हैं, पीछे किया था। अब हम देखते हैं भावात्मक पक्ष। ज्ञान है, ज्ञान जब हम उसको देंगे तो वह रिसीविंग करेगा, ग्रहण करेगा, बोध स्तर पर जाएगा, यानी जब वह ज्ञान को ग्रहण करेगा तो उसकी अनुक्रिया भी करेगा। अनुक्रिया अर्थात वह ये दर्शाएगा कि मैंने इस बात को समझ लिया अर्थात नहीं समझा है। फिर उसके बाद वह वैल्यूइंग करेगा, मूल्यांकन करेगा कि मुझे जो ज्ञान दिया जा रहा है वो मेरे लिए किस स्तर से कामयाब कर सकता है या मुझे किस प्रकार से लाभकारी है। फिर उसके बाद जब विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, तो उसके बाद वह उसका ज्ञान का संगठन करेगा, वह उसको एकत्रित कर लेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। फिर उसके बाद है चरित्र निर्माण या विशिष्टीकरण। चरित्र निर्माण का तात्पर्य है कि उसको जो ज्ञान दिया गया, मान लीजिए हमने उसको उत्प्लावन की परिभाषा दी या हमने किसी इतिहास की किसी घटना के बारे में बताया, तो वह क्या करेगा, उसका चरित्र निर्माण विशिष्टीकरण हो जाएगा, यानी जब भी उसको उसके बारे में पूछा जाएगा तो वह पटाख से उसका जवाब देगा और उससे जो ज्ञान सीखा है वह उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी करेगा। उसके बाद हम देखते हैं क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञान ग्रहण करना, उद्दीपन। सबसे पहले क्या होता है, उद्दीपन। अब हम उद्दीपन को जानते हैं क्या होता है। इम्पल्सन, यानी हमारे सामने कोई भी चीज़ जब आती है, हमारे संसार में हर चीज़ हमारे लिए उद्दीपन का कार्य करती है। चाहे हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर का जो दृश्य है, तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमें अचानक कोई एक भयानक दृश्य दिखाई दे जाए, उस भयानक दृश्य को देखकर हमारे मन में एक करुणा का भाव आ जाता है, या कोई स्वादिष्ट चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या कहीं बाजार में जाते समय हमारा कोई घनिष्ठ संबंधी मिल जाता है तो उसके प्रति हमारा जो प्रेम आसक्त होता है। इसी प्रकार से यदि हमारा कोई दुश्मन मिल जाए जिससे हमारे विचार नहीं मिलते तो उसे देखकर हमारा मन है वो खिन्न हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन। तो जब उनको ज्ञान दिया जाता है और जो उद्दीपन होता है हम उसको पहले उद्दीपित करते हैं, यानी उस ज्ञान के लिए माहौल तैयार करते हैं, तब हम उसको क्या करेंगे, क्रियात्मक पक्ष में, तभी वह ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। फिर वह कार्य करता है, जब उद्दीपन होता है, उद्दीपन होने पर जो उसको बताया जाता है वो उस पर कार्य करता है, उसको ग्रहण करता है। उसके बाद है नियंत्रण। अब हमारे जो उद्दीपक है या हमारा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को हमें नियंत्रित भी करना है, तभी हम अपनी क्रियाओं को अंजाम दे सकते हैं। समायोजन करना, यानी हमारी क्रियाओं को हम समायोजित करते हैं। हमें जिस प्रकार के उपकरण दिए गए हम उन्हीं प्रकार के उपकरणों से अपने कार्य को कर लेते हैं। ये नहीं कहते कि हमारे लिए जो उपकरण दिया गया है उस उपकरण के द्वारा ही हम उसको करेंगे, हम यदि उसमें कोई खराबी है तो उसको भी सही कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, या फिर अपने आपस में जो विद्यार्थी उनके साथ कोऑर्डिनेशन कह सकते हो, या फिर जो टीचर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन कह सकते हो, यानी वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूल ढाल लेते हैं। फिर है स्वाभाविकरण, यानी नेचुरलाइजेशन। स्वाभाविकरण क्या होता है कि वह अपने स्वभाव में उस ज्ञान को ले आते हैं। जब क्रियात्मक पक्ष पूरा हो जाता है, क्रिया पूरी कर लेते हैं, तो क्रिया करने के बाद उनके जो ज्ञान है वो उनके स्वभाव में आ जाता है। उसके बाद है आदत निर्माण और कौशल निर्माण। फिर वह उनके लिए आदत बन जाती है। हम एक ड्राइविंग का उदाहरण लेते हैं। शुरू में जब उनको कोई ड्राइविंग सीखना हो, साइकिल सीख रहे हो, तो बताया जाता है कि सामने देख के चलो, और वह सामने देखने में भी उसको दिक्कत होती है और बार बार वह साइकिल को गिरा देता है बच्चा। लेकिन जब वह सीख जाता है वह उसके कौशल में आ जाती है, तो उसे ना सामने देखने की जरूरत है ना आगे पीछे, आराम से उसको चला सकता है। हालांकि सामना देखना जरूरी है रोड पर चल रहे तो, लेकिन फिर भी यदि हम किसी ऐसे स्थान पर चल रहे हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है तो हम ऐसे ही जा सकते हैं, तो हमें हमारी जो साइकिल है वो गिरेगी नहीं, या और कोई वाहन है उसको हम आसानी से चला सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं विभिन्न श्रेणियों में उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, यानी जो हमारे अलग अलग उद्देश्य थे उनका विशिष्टीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान, नॉलेज। यदि उसको ज्ञान ग्रहण हो जाएगा तो वह परिभाषित करेगा, उसके सामने कोई इस प्रकार की बात आई उसको पहचान लेगा। यदि उसको कुछ पूछा जाता है और उसने पहले ग्रहण कर लिया तो उसको प्रत्यास्मरण करेगा। प्रत्यास्मरण करने के बाद फिर उसका वह वर्णन करेगा, यानी प्रत्यास्मरण उसको याद आ जाएगा तो फिर उसको वर्णित कर देगा। प्रव्यय विज्ञान करना, सूची बनाना, यानी जो उसको ज्ञान दिया उसकी सूची बना सकता है, चयन कर सकता है कि उसने क्या सीखा था क्या नहीं सीखा था, फिर उसका नामकरण करना और उसको रेखांकित भी कर सकता है कि मैंने इन चीजों को जान लिया है, उनको इस प्रकार से आगे परिभाषित कर सकता है। बोध, यानी कॉम्प्रिहेंशन में जब उसका ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वह जब उसके बोध स्तर में बात आ जाएगी तो वह तुलना कर सकता है, अनुमान भी लगा सकता है।
तुलना कर सकता है, अर्थात उसके सामने कोई वस्तु, दो चीज आएगी तो दोनों को अलग अलग बांट सकता है। अनुमान लगा सकता है, वह ये बता सकता है कि हम किस प्रकार से, कोई भी बात हमें बताई गई है तो उसके आधार पर वह अनुमान भी लगा सकता है। उसके बाद जब बोध कर लिया तो व्याख्या भी कर सकता है, और व्याख्या करने के बाद निर्णय ले सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। संक्षिप्तीकरण कर सकता है, यानी बातों को छोटे रूप में प्रस्तुत कर सकता है। सामान्यीकरण कर सकता है, यानी सामान्यीकरण कर देगा वो कि हमारे दैनिक जीवन में हम उसको किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। भेद करना, परिवर्तन करना, और वह हमारे जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में, परिभाषाओं में वह अपने तरीके से भी उस बात को कह सकता है। अपनी बात को भाव वही रखते हुए बदल कर भी कह सकता है। प्रयोग, हम प्रयोग के लिए देखते हैं उपभोग करना, यानी जब वह ज्ञान को ग्रहण कर लेगा तो प्रयोग करने के लिए उसको उपयोग कर सकता है, उपभोग कर सकता है, अर्थात अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकता है। भविष्यवाणी कर सकता है, वह जैसे किसान हैं, वह क्या करते हैं, मौसम को देखकर अगले इस साल में सूखा पड़ेगी या बारिश होगी उसका अनुमान लगाए। तो ऐसे ही वह विद्यार्थी जिसने इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, वह प्रयोग स्तर पर जाने के बाद उपभोग करेगा तो भविष्यवाणी भी कर सकता है, पूर्व कथन कर सकता है, ये खोज कर सकता है। खोज का क्या है, प्रयोग के द्वारा ही खोज होती है। हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उस पर हम पहले पूर्व कल्पना करते हैं, फिर उसके बाद उस पर खोज करते हैं। प्रदर्शन करना, यानी वह जो उसको ज्ञान दिया गया प्रयोग के द्वारा वो प्रदर्शित कर सकता है कि हमें ये ज्ञान दिया गया है, हम इसको इस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। हल निकालना, अब हमारा अगला विश्लेषण या एनालिसिस। तो विश्लेषण कर सकता है, जब उसने विश्लेषण करना सीख लिया है तो वो चीज़ों को तोड़ तोड़ कर बता सकता है। विभेदीकरण कर सकता है, यानी उनको अलग अलग बांट भी सकता है। आलोचना करना, आलोचना का मतलब है कि उसका एक सटीक आलोचना, अर्थात उसके जो सही पक्ष हैं और गलत पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों को वह कर सकता है। विभाजन करना, उदाहरण देना, यानी वह विश्लेषण के माध्यम से हमारे जो टॉपिक से संबंधित उदाहरण वह दे सकता है। अलग अलग करना और पुष्टि करना। उसके बाद है संश्लेषण या सिंथेसिस। व्यवस्थित करना, यानी कोई चीज़ उसके सामने जो बिखेर कर हमने बताई थी फिर उसको संश्लेषित कर दिया था, तो उसके सामने जो भी उसके दैनिक जीवन में समस्याएं उनको संश्लेषित करना, पुनः कथन करना, चयन करना, सिद्ध करना, और तर्क भी कर सकता है, बाल याद कर सकता है, सामान्यीकरण कर सकता है। मूल्यांकन करना, ये सबसे लास्ट बिंदु पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखो, मूल्यांकन के आधार पर वह आलोचना करेगा, आलोचना करने के बाद वह अपने पक्ष का बचाव भी करेगा। मूल्यांकन करना अर्थात वह हमारे उसने जो उस ज्ञान ग्रहण किया उसका मूल्यांकन करेगा, वास्तव में मैंने जो ज्ञान ग्रहण किया वो मुझे बताया था उतना ही है। तुलना करना, तुलना कर सकता है। संबंध स्थापित करना, यानी दो अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स हैं, उनमें क्या संबंध है, दो चीज़ें हैं उनमें क्या संबंध है, तो उसको स्थापित कर सकता है, वर्णन कर सकता है। निर्णय करना और औचित्य बताना, यानी उसने जो ज्ञान ग्रहण किया है या वह आपको बताने जा रहा है तो उसमें उसका औचित्य क्या है उसके बारे में भी वह आगे हम जानते हैं। जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, उस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की वह कुछ सीमाएँ या कमियाँ भी हैं, उन कमियों के बारे में जान लेते हैं। तो लॉटन 1973 और कैली ने 1977 में जो ब्लूम्स थे, डॉक्टर ब्लूम्स थे, उनकी कुछ कमियों को उजागर किया। वो इस प्रकार है। ब्लूम्स ने उद्देश्यों के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसमें व्यवहार के तीनों पक्षों का वर्गीकरण किया है या उनको अलग अलग बताया है, जबकि ये ऐसा नहीं है। वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों व्यवहार एक दूसरे से संबंधित हैं। ब्लूम ने कुछ व्यवहारों के वर्गीकरण में आम सहमति देखने को नहीं मिलती। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, ब्लूम के वर्गीकरण के आधारों पर परीक्षा के लिए प्रश्नों के चयन में सभी चयनकर्ता जो सेलेक्टर्स हैं को समान वर्गीकरण श्रेणी में रखें यह आवश्यक नहीं है। कुछ परीक्षक एक ही प्रश्न के अलग अलग वर्ग रख सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके से उनको मूल्यांकन किया जाए तो वह अलग अलग उसका मार्किंग कर सकते हैं। ब्लूम द्वारा प्रतिपादित जो वर्गीकरण का प्रयोग पत्र या मापित व्यवहार है की दृष्टि से किया जाता है, यह वर्गीकरण बालक के उस व्यवहार की अपेक्षा करता है जिनका मानक या मापन प्राय संभव नहीं होता, अतः जो महत्वपूर्ण ही नहीं होते हम उसको भी उसके प्रयोगात्मक पक्ष पर ले जाते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण को पाठ्यक्रम के सभी छात्रों तथा अधिगम की समस्त परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी हम उसको सभी विद्यार्थियों के लिए या हमारा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उस पर प्रयोग ही नहीं कर सकते। ब्लूम के वर्गीकरण में उच्च स्तरों के विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य है, यानी जो उच्च स्तर के व्यवहार हैं उनको प्राप्त कर पाना ब्लूम वर्गीकरण के आधार पर अत्यंत कठिन काम है। कुछ विद्यार्थियों जैसे कला में व्यवहार का विशेषीकरण कर पाना प्राय असंभव या अवांछित होता है, जो हो ही नहीं सकता। भावात्मक पक्ष है उसका प्रयोग ही नहीं किया गया है, अर्थात जो ब्लूम्स थे उन्होंने कुछ चीज़ों को छोड़ भी दिया है और
जो व्यवहार है, व्यवहार में जो परिवर्तन है उसके बारे में उन्होंने कहा ही नहीं। बाद में RCEM अप्रोच है, उसमें इसके बारे में बताया गया, तो उसके बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा और आप अपने पेपर में इसको अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।